हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 10 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट लाइन ये महाभारता से ली गई है। राजा नाम धर्मगोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या मतलब है इस लाइन का? द रूलर प्रोटेक्ट धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट इट। हिंदी में क्या मतलब है? शासक धर्म की रक्षा करता है, यानी कि जो रूलर है वो धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। आगे ये कुछ लाइनें और दे रखी हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये भी एक विचार है। There is no peace without justice, no justice without equality, no equality without development, no democracy without respect to the identity and dignity of culture and peoples. न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना डेमोक्रेसी नहीं, लोकतंत्र नहीं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस? गवर्नेंस का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? गवर्नेंस को हिंदी में बोलेंगे शासन। सेकंड है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? और गवर्नमेंट को हिंदी में बोलेंगे सरकार। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी यानी हिंदी में बोलेंगे इसको लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या अर्थ है और यह क्या क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले दे रखी है हमें इसकी इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं इसकी। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है, कम्युनिटी में रहता आ रहा है। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसऑर्डर एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। यानी कि जब हम समाज में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समाज में तो बहुत सारे लोग होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो उन सबकी एक किसी एक मुद्दे पर सहमति हो। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। अगर कोई समाज में कोई रूल ना हो तो क्या हो जाएगा, हमारे समाज में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। ठीक है, तो समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए, सद्भाव बनाए रखने के लिए हमने कुछ क्या बनाए हैं? रूल्स बनाए हैं, और उन रूल्स को सभी को फॉलो करना पड़ता है। आगे है, देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। संभवतः आपके घर में भी कुछ सामान्य रूल्स होते होंगे जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती है। यानी कि आपके घर में भी कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को आपको पालन करना होता है। द स्कूल वेयर यू स्टडी हैज़ रूल्स टू, सम फॉर स्टूडेंट अदर फॉर टीचर। और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और कुछ टीचर्स के लिए होते हैं। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। और हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस के जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। और जो सड़क पर जो ड्राइवर गाड़ी वगैरह चलाते हैं उनको भी जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। पीपल employed in all kind of jobs also need to follow the rules set by their employer, while the employers must also follow
rules which they have committed to their employees. अब पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड ऑफ जॉब, जो भी पीपल नौकरी करते हैं, ठीक है, जो भी लोग नौकरियां करते हैं, उनको जो उनका जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो उनको नौकरी देता है, उसके द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और जबकि जो रूल बनाता है, यानी कि एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, जो रूल बनाता है, उसको भी उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो उसने एम्प्लॉई के लिए बनाए हैं। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दोज रूल्स? क्या होगा अगर कोई इन रूल्स को फॉलो ना करे, इन रूल्स को ना माने? ए सिंपल आंसर इज दैट द सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। और इसका एक सीधा उत्तर, एक सिंपल उत्तर ये होगा कि फिर सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन, जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। आगे है, लेट्स एक्सप्लोर, डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.1 ऑन पेज 151। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन देम? आप इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस देखते हैं? अभी अभी मैं आपको ये पिक्चर्स दिखाऊंगा। हाउ डू यू कनेक्ट दिस विद आवर डिस्कशन ऑन रूल्स? व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स इन योर स्कूल? और आपके स्कूल में कौन कौन से रूल्स हैं? हु मेड देम? और उन रूल्स को किसने बनाया है? अब इसके हम 10.1 की फिगर देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखो, एक तो ये दे रखा है हमें चित्र, इसमें ट्रैफिक दिखाया गया है, रोड दिखाई गई है। इसमें बिल्कुल सही ढंग से सभी जो लोग हैं वो रूल को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं। और जो ये दूसरी पिक्चर है, इसमें कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और इसमें क्या दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल ही गड़बड़ दिखाई दे रही है, अव्यवस्था इसमें फैली हुई है। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा समाज सही ढंग से नहीं चल पाएगा। आगे है हमारे पास, हु मेक्स द रूल्स एंड वाई? रूल्स को कौन बनाता है और क्यों बनाता है? नियमों को किसने बनाया और क्यों बनाया? रूल्स को किसने बनाया और क्यों बनाया? हाउ आर दे मेड? उन्हें किस प्रकार बनाया गया? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, organizing the society's life with the different sets of rules and ensuring that they are followed is called governance। अब गवर्नेंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। नियमों के विभिन्न समूह से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका सुनिश्चित पालन करना ही शासन कहलाता है। शासन यानी कि गवर्नेंस। यानी कि गवर्नेंस का क्या मतलब है? जो भी नियम बनाए गए हैं, ठीक है, समाज के लिए, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, तो उनका जो पालन करना है, ठीक है, जो रूल बना दिए गए उनका पालन करना ही शासन कहलाता है, गवर्नेंस कहलाता है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स or the system that makes the rules and ensure that they are followed is called government। अब गवर्नमेंट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी कि सरकार किसे कहते हैं? सरकार उन व्यक्तियों के समूह, यानी कि ग्रुप या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। यानी कि सरकार क्या करती है, उन ये व्यक्तियों का ऐसा समूह है या तंत्र है जो क्या बनाती है, रूल्स बनाती है, और जो रूल बना दिए गए हैं उनका लोगों से पालन करवाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट बोलेंगे। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। कुछ अधिक महत्वपूर्ण रूल्स को लॉज कहा जाता है। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रूल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है, लॉज कहा जाता है। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए। यानी कि जो रूल्स और लॉज हैं उनको चेंज भी किया जा सकता है। जस्ट एज यू माइट डिस्कस ए पर्टिकुलर रूल एट होम विद योर पेरेंट, और एज स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल और
university management to change a rule, citizens also have a say in the laws and rule governing the society. अब क्या कहा गया है इसमें कि जिस प्रकार घर पर आप अपने माता-पिता के साथ किसी विशेष रूल के बारे में चर्चा कर सकते हैं अथवा विद्यार्थी संघ, स्कूल या यूनिवर्सिटी प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कह सकते हैं, उसी प्रकार समाज को संचालित करने के लिए चलाने वाले कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आप अपने घर में कोई रूल बनाया उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि उसको चेंज करना है या नहीं, या फिर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं अपनी बात रख सकते हैं कि इन नियमों को चेंज करना चाहिए या नहीं। उसी प्रकार जो भी समाज को बनाने के लिए, समाज को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो समाज के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं कि इन नियमों को, कानूनों को चेंज किया जाए, उसमें चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। Let's explore. Can you identify the categories of public service or other activities that are represented in the 10 pictures in figure 10.2 on page 152? क्या आप पेज 152 पर चित्र 10.2 में दिए गए 10 चित्रों में दर्शाए पब्लिक सर्विस के प्रकार अथवा अन्य एक्टिविटीज़ की पहचान कर सकते हैं? तो हम फिगर 10.2 देख लेते हैं। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। देखिए, ये देखो, इसमें ये रेल चल रही है और ये आर्मी की है, ये डॉक्टर चेकअप कर रहा है और ये एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, और कुछ पब्लिक सर्विस है यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से ये क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? तो आप पहचान सकते हो, आपने देखी भी हैं डेली लाइफ में। What role do you think the government plays in each of these activities? आपके विचार में इन एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है? और थर्ड है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल? क्या आप अपने डेली लाइफ के ऐसे अन्य पहलुओं पर विचार कर सकते हैं जहां गवर्नमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के तीन अंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटी फंक्शन। विश्व भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है उसे डिजिटल तकनीक परिवर्तित कर रही है। In India, till about 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form, or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. भारत में 30 साल पहले तक जिन लोगों को अपने से दूर बैठे संबंधियों को पैसे भेजने होते थे, यानी कि कोई दूर हमारे रिश्तेदार है, अगर उसको पैसे भेजने होते थे तो वे पोस्ट ऑफिस की लाइन में लगकर फॉर्म भरकर मनी ऑर्डर भिजवाते थे। यानी कि पहले तरीका क्या था, हम मनी ऑर्डर करते थे, अथवा यदि उन्हें किसी बिजनेस के लिए पेमेंट करनी होती तो वे बैंक की लाइन में लगकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते और फिर उसे पोस्ट द्वारा भिजवाते थे। यानी कि पहले पैसे भिजवाने का ये तरीके ये थे। You have probably never heard these term money order or demand draft, because today we have digital means of sending across money instantly. आपने इन शब्दों मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट को कभी ना सुना हो, क्योंकि आज हमारे पास तुरंत पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध है। यानी कि अब हमारे पास क्या है, डिजिटल है। हम अपने फ़ोन का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके तुरंत ही किसी को पैसे भेज सकते हैं। अब हमें लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desk, find digital way of stealing people's money. डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के क्रिमिनल्स यानी कि अपराधियों को भी जन्म दे दिया है। जब से ये डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है तो अपराधी भी आ गए हैं, क्रिमिनल्स भी आ गए हैं, जो अपने स्थान पर, जो अपनी जगह पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों
के पैसे चुराने के तरीके ढूँढते हैं। यानी कि ये जो अपराधी हैं, वो कहीं दूर बैठ के लोगों के पैसे चुरा रहे हैं डिजिटल टेक्निक से। दिस हैज़ लेड मैनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉज़ in order to fight such criminal activities called cyber crimes। ऐसी आपराधिक गतिविधियों, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं, को रोकने के लिए अनेक सरकारों ने नए कानून बनाए हैं। Some of these criminals who believe in robbing innocent people of their hard earned money instead of using their skill to contribute to the society have been arrested and convicted in court। ऐसे कुछ साइबर अपराधियों, जिन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग समाज की भलाई की बजाय भोली भाली जनता के मेहनत से कमाए हुए पैसे को लूटने के लिए किया, को गिरफ्तार भी किया गया है और कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है। दे आर यूजुअली फाइन एज वेल एज जेल फॉर सम ईयर्स। सामान्यतः उन्हें फाइन भी किया गया है और दंड के साथ-साथ, ठीक है, फाइन लगाने के साथ-साथ जेल की भी सज़ा दी जाती है। थ्रू दिस एग्ज़ाम्पल वी कैन सी हाउ द 3 ब्रांचेज़ और ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार के तीनों अंग अथवा शाखाएँ एक साथ कार्य करते हैं। अब हम जो सरकार के जो 3 ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सरकार का पहला जो ऑर्गन है, वो क्या है? लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज और लेजिस्लेट्स। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर वह अंग है जो नए कानून बनाती है। जो लेजिस्लेचर का क्या काम है? नए कानून बनाना। समटाइम्स इट आल्सो अपडेट और रिमूव्स एग्जिस्टिंग लॉज। कभी कभी यह पुराने कानूनों में सुधार करती है, संशोधन करती है और जो वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। यानी कि जो अब कानून हैं, चल रहे हैं, उनको वो हटा भी सकती है, ठीक है? और जो कानून पहले से हैं, उनको वो सुधार भी सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है लेजिस्लेचर। दिस इज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये असेंबली के द्वारा किया जाता है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। यानी कि जनता ने जिनको चुनकर आगे भेजा है, वोट के द्वारा चुनकर आगे भेजा है, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। वी विल सून सी हाउ द इंडियन सिस्टम वर्क। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इंडियन सिस्टम कार्य करता है। द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज। अब दूसरा जो सरकार का अंग है, वो है एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। अब लेजिस्लेचर ने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? कानूनों को लागू करना। और इसमें कौन आता है? दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ द स्टेट हु मे बी ए प्रेसिडेंट, ए प्राइम मिनिस्टर और ए चीफ मिनिस्टर, the ministers and any agency responsible for enforcing law and order. In our example above, that agency is the cyber police। इसके अंतर्गत यानी कि एग्जीक्यूटिव में कौन-कौन आता है? इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख, यानी कि राष्ट्र का प्रमुख हो, पूरे देश का हो या किसी राज्य का प्रमुख हो, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके मिनिस्टर्स, और ऐसी एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। और जिनका काम क्या है? कानून को लागू करवाना। यहाँ दिए गए उदाहरण में साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है। यानी कि एग्जीक्यूटिव में क्या आ गई? जो साइबर पुलिस आ गई, ठीक है? उसका काम क्या है? जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना। और थर्ड जो है हमारे पास सरकार का जो थर्ड अंग है, वो है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट विच डिसाइड्स वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ एंड इफ सो what course of action should be taken including punishment if necessary। जो जुडिशरी है, जुडिशरी कोर्ट्स की प्रणाली है, ठीक है? यानी कि इसमें सिस्टम ऑफ कोर्ट होते हैं, कोर्ट्स होते हैं अलग-अलग। आपने सुना होगा हाई कोर्ट, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में सुना होगा। जो जुडिशरी में सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होते हैं जो इस बात का निर्णय करते हैं कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है, और यदि तोड़ा है
तो उस पर क्या कार्यवाही की जाए। यानी कि न्यायपालिका का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पे कौन-सी कार्रवाई की जाए। समटाइम्स इट आल्सो examines whether a decision taken by the executive is right or whether a law passed by the legislature is well convinced and fair to all। और इसका क्या कार्य है, जुडिशरी का और क्या काम है कि कभी-कभी यह इस बात की जांच भी करती है कि क्या कार्यपालिका यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा लिया गया कोई डिसीजन ठीक है या नहीं। यानी कि लेजिस्लेचर ने सॉरी एग्जीक्यूटिव ने कोई डिसीजन लिया है, क्या वो ठीक है या गलत है, वो इसकी भी कई बार जांच कर सकती है। अथवा लेजिस्लेचर द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली-भांति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं। यानी कि जो भी लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, क्या वो लोगों के हित में है या नहीं, इसका भी वो जांच कर सकती है। तो ये है जुडिशरी का काम। आगे है लेट्स एक्सप्लोर। Explain how the three government organ are at work in the case of cyber criminal described above। ऊपर दिए गए साइबर अपराधियों के मामले में सरकार के तीनों अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, वर्णन कीजिए। हाउ डू दे इंटरवीन, वे हस्तक्षेप कैसे करते हैं, कैसे इंटरवीन वो करते हैं। तो साइबर क्रिमिनल वाला जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है, उसमें किस तरह से तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन आएंगे। तो सबसे पहले तो क्या जो सबसे पहले क्या बनेगा, आप देख सकते हैं जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, लॉ बनाएगा, कानून बनाएगा। और जो एग्जीक्यूटिव है मतलब उसने साइबर जो क्राइम है उसके लॉ बना दिए। और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, जो साइबर क्राइम के जो लॉ बनाए गए हैं उनको वो लागू करेगा। और फिर जुडिशरी क्या करेगा, अगर कोई इन कानूनों को तोड़ता है तो फिर उसको सजा दी जाएगी, उस पर केस किया जाएगा। ठीक है, तो इसी एग्जांपल के द्वारा आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन मस्ट बी केप्ट सेपरेट ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है। यानी कि ये जो तीनों अगर अच्छी तरह से गवर्नेंस चलानी है तो गवर्नेंस करनी है तो क्या होगा, इन तीनों अंगों को अलग रखा जाएगा। ये जो तीनों ऑर्गन जो अभी हमने पढ़े हैं उनको अलग रखना चाहिए। ठीक है, ऑल दो दे इंटरेक्ट ईच विद ईच अदर, जबकि ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर वो प्रभाव डालते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। और ये तीनों में मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, मगर इनको अलग रखना भी जरूरी है। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। और इस अलग करने को, इस पृथक करने को, इस सेपरेशन को हम पावर ऑफ सेपरेशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो जिस ऑर्गन को जो काम मिला है वो ऑर्गन करे, दूसरा ऑर्गन उसको हस्तक्षेप ना करे, उसको इंटरवीन ना करे। ठीक है, और तीनों मिलकर, और ये भी करना है कि तीनों मिलकर भी काम करें। इट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यह इसका उद्देश्य है पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना है। और जो सेपरेशन ऑफ पावर का इसका क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है चेक्स एंड बैलेंसेस। और चेक एंड बैलेंसेस को आगे समझाया गया है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्ट्स बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल। इसका मतलब यह है कि हर एक ऑर्गन, जो गवर्नमेंट का हर एक ऑर्गन है, दूसरे वो ऑर्गन को क्या कर सकता है, वो चेक कर सकता है और उस पे निगरानी रख सकता है। यदि कोई ऑर्गन अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे वो कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है और दोबारा से संतुलन स्थापित कर सकता है। यानी कि अगर कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है तो दूसरा जो ऑर्गन है उसको कंट्रोल कर सकता है और उसमें क्या उसको सुधार करने के लिए कह सकता है और उसमें सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम।
As a class activity, can you imagine the sort of disorder we might witness if all three organ were under the control of the same group of the people? Can you describe any such real life situation यू मे हैव हर्ड ऑफ? आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसके बारे में सोचना है। कक्षा की, क्लास की एक एक्टिविटी के रूप में क्या आप किसी ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां शासन के तीनों अंग यानी कि गवर्नमेंट के तीनों अंगों की शक्तियां किसी एक समूह के नियंत्रण में आ जाएं, यानी कि ये तीनों जो अंग हैं वो किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाएं। ऐसे में किस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होगी? जब एक ही व्यक्ति इन तीनों को संभाल लेगा या उनके कंट्रोल में आ जाएंगी तो फिर क्या होएगा? डिसऑर्डर फैल जाएगा, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। किस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होगी? क्या आप वास्तविक जीवन में सुनी हुई किसी ऐसी परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं? तो ये आपने इसके बारे में सोचना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये था पार्ट 1 और जो बच गया है उसको हम पार्ट 2 में करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।